हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। यहाँ पर आप इंडक्शन मोटर के कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और आज की वीडियो में जो हमारा इंडक्शन मोटर का चैप्टर है उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में देखेंगे और विथ नोट्स देखेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है उसको भी समझेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग-अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो डीसी मोटर का हो गया, सिंक्रोनस मोटर का हो गया या फिर ट्रांसफार्मर का हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। उसमें आपको नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, इंडक्शन मोटर को। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि इंडक्शन मोटर का सिलेबस क्या है। तो देखिए, जो इंडक्शन मोटर होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे मेनली 2 पार्ट्स में। एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एक होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोग सिंगल फेज के करंट का इस्तेमाल करते हैं और 3 फेज में हम लोग 3 फेज के करंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पहले पार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमको 4 तरीके की मोटर्स के बारे में पढ़ना है। एक है हमारे पास कैपेसिटर मोटर, एक है सीरीज़ मोटर यानी कि एसी सीरीज़ मोटर और एक है सैडेड पोल मोटर और उसके बाद एक है हमारे पास यूनिवर्सल मोटर। इन चारों मोटर्स के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और एग्ज़ाम में ये बहुत सारा पूछा जाता है, बहुत बारी भी पूछा गया है। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है 3 फेज मोटर के बारे में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें उसकी वर्किंग को, उसके कंस्ट्रक्शन को, उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड उसको भी समझेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में चाहे वो हमारी कैपेसिटर मोटर हो या फिर एसी सीरीज मोटर हो, सैडेड पुल मोटर हो या फिर यूनिवर्सल मोटर हो, इन सभी के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने के लिए हमें एक बेसिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर एक एक करके सारे मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक डायग्राम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी चीज़ें किधर लगी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये हमारा पोल होता है और इस पे वाइंडिंग की गई है और जो आपको ये बीच में दिख रहा है ये हमारा रोटर है, जो कि स्क्वायरल केज रोटर हमारा यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, इसकी वाइंडिंग को ध्यान से देखिए, ये वाइंडिंग किस तरीके से जुड़ी है, किस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए, वाइंडिंग का एक वायर इधर से आता है और इधर हमारा कॉइल किया जाता है। उसके बाद वही वायर यहाँ पर दूसरे हमारी पोल्स में लपेटा जाता है और बाद में यहाँ पर सप्लाई के लिए वही वायर हमारा लास्ट में जाता है। तो इस तरीके से इसका हमारा वाइंडिंग की गई होती है, इस तरीके से ये बना हुआ होता है। अब देखिए, इसके वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। देखिए, अब इसकी वर्किंग को पूरे धन मन तन से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं यहाँ पर, तो जो इसके स्टेटर में वाइंडिंग्स लगी होती है, अल्टरनेट करंट यानी कि एसी करंट के कारण इसमें हमारे फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा बनने लगता है और जो हमारा रोटर होता है उसमें जो हमारे बार लगे होते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है तो उसमें जो बार लगे होते हैं उसको कट करता है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और उसको कट करने की वजह से उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें भी एक हमारा फ्लक्स बनने लगता है और फ्लक्स हमारा जो है बनने लगता है और वह जो हमारा फ्लक्स होता है और जो हमारे वाइंडिंग का फ्लक्स होता है, वह दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए जो हमारा रोटर है वो घूमने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, जैसे ही जो आपको यहाँ पर पोल दिख रहा है, इस पोल में हमारा नॉर्थ साउथ, मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है और इस पोल में यहाँ पर उतनी ही समय पे साउथ बन रहा है। तो होता क्या है, हमारे रोटर के अंदर जो हमारा रोटर है उसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा है वो इसी करंट की वजह से बन रहा है। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे लेंज़ लॉ कि जिस वजह से हमारा वो बनता है या जिस वजह से उस पे करंट आती है वो उसी का विरोध करता है। तो यहाँ पर जैसे ही नॉर्थ बन रहा है हमारे रोटर में भी नॉर्थ ही बनेगा और जैसे ही यहाँ पर साउथ बन रहा है यहाँ पर भी साउथ बनेगा। तो एक तरीके से ये इसको सीधे सीधे क्या करेगा, पुल करेगा, तो ये घूम नहीं पाएगा। यानी कि अगर एक बार पकड़ के इसको घुमा दिया जाए, एक बार हाथ से टॉर्क दे दिया जाए, रोटेशन दे दिया जाए, तो ये घूमेगा लेकिन अपने से ये घूम नहीं पाएगा।
तो इसीलिए जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, लेकिन इसको सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम लोग तरह तरह के चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब हम लोग उन्हीं मोटर्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह किस तरीके से बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक सिंपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, लेकिन अगर हम इसमें कैपेसिटर ऐड कर देते हैं तो हमारी कैपेसिटर मोटर का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कैपेसिटर मोटर बन जाती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे कि इसमें हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग के साथ में हम लोग कैपेसिटर को ऐड करते हैं उसको हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। और जो हमारा कैपेसिटर जुड़ा होता है वाइंडिंग में श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज़ में जुड़ा होता है। और अगर बात करें इसके रोटर की तो इसमें हम लोग ज़्यादातर स्क्वायरल केज के रोटर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर एक मोटर में देख रहे हैं ये वाइट कलर का लगा हुआ, यह हमारा कैपेसिटर होता है जो कि इसके बॉडी पर ही लगा होता है। और इसी तरीके से आप लोगों ने फैंस में भी देखे होंगे, जो हमारा ऊपर वाला पंखा होता है, फ़ैन होता है, उसमें छोटा सा वाइट कलर का लगा हुआ वो भी हमारा कैपेसिटर ही होता है। आइए अब समझते हैं इसकी वर्किंग को, यानी कि यह किस तरीके से वर्क करता है। जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है इसी डायग्राम से हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे और इसी डायग्राम को आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं इसके टर्मिनल्स पे, इसकी जो दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, चाहे वो एक्सिलरी वाइंडिंग हो या फिर मेन वाइंडिंग हो, उसमें करंट हमारी पहुंचती है। लेकिन जो हमारी एक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, उसके साथ हमारा कैपेसिटर जुड़ा होता है। अब समझिए कैपेसिटर क्या करता है। जो कैपेसिटर होता है वह करंट को लेट कर देता है, यानी कि जो सेकंड हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो लेट से पहुंचता है, जिससे कि वाइंडिंग्स का जो फ्लक्स होता है वह भी लेट से बनता है। अब इससे होता क्या है, इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी जिसमें हमारी जो मेन वाइंडिंग होती थी वह रोटर को अपने तरफ खींच के रखती थी, एक्सिलरी वाइंडिंग लगाने से और एक्सिलरी वाइंडिंग में लेट से हमारे फ्लक्स बनने से वो रोटर को अपनी तरफ खींचती है और थोड़ा सा उसको घुमाती है। और जैसे उसको थोड़ा सा घुमाती है उसमें रोटेशन आ जाता है और यही प्रोसेस चलता रहता है और जो हमारी मोटर है वो घूमती रहती है। तो यह मोटर हमारी इस तरीके से कार्य करती है। आइए समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में इसकी वर्किंग को किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पर जो वर्किंग लिखने के लिए आपको दी गई है इसी तरीके से आप डिक्टो यही वर्किंग लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, और जो डायग्राम बताया गया था वही डायग्राम आप वहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर की एक ख़ास बात यह है कि यह एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे कार्य कर सकती है, और इसी वजह से इसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। और एसी सीरीज़ मोटर भी हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि एसी सीरीज़ मोटर और यूनिवर्सल मोटर की जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगी वो सेम होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसकी संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन को। आप स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं वो यूनिवर्सल मोटर की रियल इमेज है। देखिए इसमें मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। लेकिन आपको एग्ज़ाम में यह डायग्राम बनाना है और उसके साथ यह भी समझते चलते हैं कि क्या एग्ज़ाम में हमको लिखना है। इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है स्टेटर, जो कि आयरन कोर का बना हुआ होता है और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो लपेटी जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा रोटर, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। वह भी हमारा आयरन कोर का ही बना होता है और इसमें हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं और उन स्लॉट्स में हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और उसका वायर हमारे कम्यूटेटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फील्ड वाइंडिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाइंडिंग की गई होती है, इसी वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, और ये हमारे स्टेटर पर की जाती है और यह आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे स्टेटर से जो वायर है वो निकल करके रोटर में आता है, फिर रोटर से निकल करके फिर दूसरे स्टेटर की तरफ जाता है, यानी कि हमारा एक सीरीज़ में कनेक्ट होता है, इधर से इधर की तरफ हमारा ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है और ब्रश से करंट को लेकर के आर्मेचर वाइंडिंग को भेजता है, और यह अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में कटा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है ब्रश। यह कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बने होते हैं। यह कम्यूटेटर के सीधे संपर्क में होता है और करंट को रोटर को ट्रांसफ़र करता रहता है।
इसके बाद लास्ट है फ्रेम, जो कि एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जिस पे सारे पार्ट्स हमारे लगे हुए होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये रहा पूरा कंस्ट्रक्शन इसका। आइए अब हम लोग समझते हैं इसकी वर्किंग को। इसकी वर्किंग में सबसे पहले हम लोग समझेंगे डीसी सप्लाई देते हैं तब ये कैसे वर्क करता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो ये कैसे वर्क करता है। आइए समझते हैं डीसी के लिए। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं, मान लीजिए कि इधर हमने प्लस दिया और इधर हमने माइनस दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग समझेंगे हमारे स्टेटर में क्या होगा, देन हम लोग समझेंगे हमारे रोटर में क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर प्लस दिया तो मान लीजिए कि करंट हमारा जो है इधर से चलता हुआ आ रहा है और हमारे स्टेटर में यहाँ पर जो पोल्स लगा हुआ है इस पर पहुँचता है, और यहाँ पर ये कॉइल की गई है, तो इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा, और यहाँ पर इसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, और फिर करंट हमारा इधर से चलता हुआ आएगा इस तरीके से, और इधर हमारा कम्यूटेटर लगा हुआ है, तो इधर से होता हुआ क्या करेगा, इधर आएगा, इस पोल के पास आएगा, और इसको भी क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, और इधर से हमारा ये चला जाएगा इधर माइनस की तरफ। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इधर हमारा नॉर्थ बना और इधर हमारा क्या बना, साउथ बना। अब देखिए, अल्टरनेट में क्या होता था, हमारा यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ है, फिर यहाँ पर साउथ तो यहाँ पर नॉर्थ, इस तरीके से हमारा जो है ये चेंज होता रहता था बार बार। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दी है, यहाँ पर हमने दी है डीसी करंट। तो डीसी करंट में हमने पता है कि हमारा जो प्लस है वो प्लस ही रहता है, और जो माइनस है वो हमेशा माइनस ही रहता है, ये चेंज बार बार नहीं होता है। तो यानी कि जो हमारा नॉर्थ यहाँ पर बन चुका है ये हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, और जो यहाँ पर साउथ बन चुका है ये हमेशा क्या रहेगा, साउथ ही रहेगा। तो यानी कि ये चेंज नहीं होने वाला है। जब चेंज नहीं होगा तो एक तरीके से हमारा क्या है, परमानेंट मैग्नेट के जैसा ये वर्क करेगा। ये हमारा जो है परमानेंट मैग्नेट के जैसे वर्क करेगा। अब हम लोग समझते हैं अपने रोटर में। रोटर में क्या हो रहा है, देखिए, रोटर में हमारे पास यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक आप डॉट्स देख रहे हैं, ये हमारे लगे हुए हैं कंडक्टर। ठीक है, इसके कंडक्टर, और इन कंडक्टर का जो कनेक्शन है वो हमारे इसके जो कम्यूटेटर है इसके साथ किया गया है। ये कम्यूटेटर के साथ किया गया है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, डीसी मोटर वाले में पढ़ा था। डीसी, जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अब देखिए, हमारा जो कम्यूटेटर होता है इसमें हमारे ब्रशेस ये लगे होते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब देखिए, हमारा जो कम्यूटेटर होता है इसको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो देखिए, एक सप्लाई जो है प्लस वाली हम लोग इधर से देते हैं, इधर से घूमती हुई आती है और यहाँ पर आती है, इधर से हमारा प्लस मिल गया। और एक सप्लाई हम लोग इधर से देते हैं जो कि यहाँ पर हमारा पोल्स का भी काम कर देता है और हमारे जो रोटर में सप्लाई देने का भी काम कर देता है। इसी वजह से हमने इस तरीके से इसको कनेक्शन ही किया हुआ है, ताकि हमारा दोनों काम एक साथ ही हो जाए। अब देखिए, जब यहाँ पर हम कनेक्शन दे देंगे तो हमारा ये जो कंडक्टर है इसमें भी क्या होने लगेगा, इन जो कंडक्टर हैं इसमें भी हमारी जो है धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी। अब देखिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक जो है मैग्नेट बन चुके हैं, तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्रवाहित करेगी नॉर्थ से साउथ तक। तो इधर से लेकर के इधर हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनने लगेंगे इधर से इधर। ठीक है, और जो हमारा करंट है वो भी क्या करने लगेगा, ठीक है, या तो रोटर से, मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कागज़ के अंदर की तरफ या फिर कागज़ की बाहर की तरफ क्या करने लगेगा, ये फ्लो करने लगेगा। क्योंकि रोटर हमारा जो है, रोटर कुछ इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, खड़ा लगा हुआ है। अब यहाँ पर तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब यहाँ पर समझिए, जब यहाँ पर कंडक्टर इस तरीके से लगा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो इन कंडक्टर्स पर क्या होगा, एक फोर्स हमारा लगने लगेगा। अब इस जो कंडक्टर है, मान लीजिए कि इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इधर के वाले कंडक्टर पर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो जब इस वाले कंडक्टर पर इधर की तरफ लगेगा और इस पर इधर की तरफ लगेगा, तो एक तरीके से हमारा जो रोटर है इस पर टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और टॉर्क जनरेट होने की वजह से ये जो हमारा रोटर है वो घूमने लगेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है डीसी यूनिवर्सल मोटर काम करता है। अब हम लोग समझेंगे अपने एसी, यानी कि जब हम लोग यूनिवर्सल मोटर में एसी कनेक्शन देते हैं तो क्या होता है। देखिए, कुछ चेंज हम लोग नहीं करते हैं, सेम एसी होता है। चाहे हम उसको डीसी देंगे तब भी घूमेगा, हम उसको एसी देंगे तब भी घूमेगा। यही हमारे इसकी क्या होती है, खासियत होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसी के लिए इसका वर्किंग किस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग डीसी करंट दे रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर एसी करंट देंगे, और जो ये प्लस और माइनस का फंडा था इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एसी में हमारे पास प्लस और माइनस नहीं होता है। अब देखिए, इसको करंट को समझिए क्या होगा। अब हम लोग सबसे पहले फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने डीसी में समझा, फिर एसी में समझेंगे।
अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमारी जो करंट है इधर आएगी और ये जो हमारा पोल है इसको मैग्नेटाइज करेगी और इसको भी हमारी मैग्नेटाइज करेगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ बनेगा, यहाँ पर साउथ बनेगा। ये हमारा डीसी में होता था कि हमारा जो नॉर्थ होता था ये हमेशा यहाँ पर नॉर्थ रहेगा और यहाँ पर हमेशा हमारा साउथ रहेगा। लेकिन हमारे एसी में क्या होता है, एसी हमारी जो होती है अल्टरनेट करंट होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पोल्स जो है ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ, फिर यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से हमारा ये चेंज होता रहता है। और यहाँ पर जो ये रोटर हमारा लगा हुआ है इसमें भी हमारी जो वाइंडिंग की गई है वो भी इसी तरीके से हमारी क्या करती रहेगी, वो पलटती रहेगी, ये बदलती रहेगी, क्योंकि उसी सीरीज में हमारी ये जो हमारी वाइंडिंग है आर्मेचर की, रोटर की जो वाइंडिंग है वो भी हमारे इसी सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये भी क्या करेगी, इसी तरीके से हमारी चेंज होती रहेगी। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों वर्क करेंगे और ये जो हमारा रोटर है इस पर हमारा फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से जो हमारा रोटर है वो एक डायरेक्शन में क्या कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। और इस तरीके से हमारा जो है ये एसी सप्लाई से भी हमारी मोटर ये चलती है और इसी तरीके से हमारी ये डीसी सप्लाई से भी चल जाती है। तो इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो आई होप आपको ये दोनों वर्किंग जो है समझ में आई होगी। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से आप लिखेंगे। आइए समझ लेते हैं इसके एप्लीकेशंस को। देखिए जो इसका एप्लीकेशन है वो हमारे हेयर ड्रायर्स में किया जाता है, टेबल फैंस में किया जाता है, ग्राइंडर में किया जाता है। इन सब में हमारा जो है यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन में आप इन सबको लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा शेडेड पोल मोटर। बाकी सभी मोटर की तरह ही इसमें भी सबसे पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। और इसमें जो स्टेटर के नंबर्स होते हैं आमतौर पर वह 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं। आप इसके स्टेटर में एक तरफ कटा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर और इसमें एक रिंग लगी हुई देखते हैं। इसके इस भाग को हम लोग कहते हैं शेडेड और इसी वजह से इस मोटर को हम लोग कहते हैं शेडेड पोल मोटर, यानी कि जो उसका पोल है वो शेडेड किया गया है, कट किया गया है। और इस कट वाले भाग में एक कॉपर की रिंग लगाते हैं जो कि कॉपर वायर की बनी होती है, उसको इसमें पहना दिया जाता है। ऐसा हम लोग इस वजह से करते हैं ताकि ये जो मोटर है वह सेल्फ स्टार्टेड हो सके। अभी हम लोग उसको इसकी वर्किंग में समझेंगे। अभी आप पहले इसको कंस्ट्रक्शन को देखिए। उसके बाद जो यहाँ पर आप वाइंडिंग देख रहे हैं ये इस तरीके से वाइंडिंग की गई होती है सीरीज़ में, जो कि हमारे पोल्स होते हैं उसमें वाइंडिंग की गई होती है। उसके बाद आता है हमारे पास रोटर। तो जो हमारा रोटर होता है वह हमारे इसमें स्क्वायरल केज रोटर यूज़ किया जाता है, जिसके जो बार होते हैं वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं। और आपको एग्ज़ाम में यही डायग्राम बनाना है और जो आपको यहाँ पर लिखने के लिए दिया गया है उसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। आइए अब समझते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करती है। इसकी जो वर्किंग होती है बहुत ही आसान होती है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की, तो ये जो पोल्स में हमारी वाइंडिंग की गई है यह एक्साइट हो जाती है और इसमें हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं और जो यहाँ पर शेडेड पोल में जो हमारी रिंग लगी हुई है कॉपर वायर की, वह भी एक कॉइल है, एक रिंग है, दोनों तरफ से कनेक्टेड है। तो वह फ्लक्स जो है उसको कट करता है और कट करने की वजह से उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें भी एक फ्लक्स बनने लगता है, जो कि मेन फ्लक्स का जो होता है उसका विरोध करता है। लेंज लॉ के रूल के अकॉर्डिंग उसका विरोध करने लगता है। तो उसके वजह से जो मेन हमारा फ्लक्स होता है वह थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है हमारे जो शेडेड पोल है इसके तरफ, यानी कि वो सीधे सीधे ना लग करके, वर्टिकली ना लग करके थोड़ा सा इंक्लाइन लगता है, यानी कि रोटर पे पुश करता है, यानी कि रोटर पे एक टॉर्क जनरेट करता है और रोटर जो होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है और घूमने लगता है। और हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल भी इसी वजह से कर रहे थे ताकि जो हमारी मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है उसको ये थोड़ा सा स्टार्ट कर दे और बाकी हमारी मोटर घूमने लगेगी। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आइए अब समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। तो इसका उपयोग छोटे पंखों, एयर कंडीशनर, प्रिंटिंग की मशीन, इन सारी चीज़ों में किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी मोटर्स के बारे में पढ़ लिया। उसके कंस्ट्रक्शन को देखिए, उसकी वर्किंग को देखिए, उसके एप्लीकेशंस को देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरफ और समझते हैं उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस के बारे में। आइए समझते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके से बनी होती है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है।
तो देखिए जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वह सेम जैसा कि हम लोगों ने सिंगल फेज़ के बारे में पढ़ा था, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में पढ़ा था, उसी तरीके से होता है, बस कुछ चीज़ें हमारी जो है चेंज होती हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें जो मेन पार्ट होता है इसका 2 होते हैं, एक होता है हमारा स्टेटर और एक होता है रोटर। किसी भी मोटर में हमारे यही 2 मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा हमारा रोटर होता है। जो स्टेटर होता है सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए जो हमारा स्टेटर होता है वह मूव नहीं करता है, यानी कि जो वो स्टेशनरी पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है यहाँ पर ये बेस लगा होता है, और ये जो आप यहाँ पर ये जगह देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटर कोर पे ही हमारी क्या लगी होती है, पोल्स लगी होती हैं, और इन पोल्स पे हमारी क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग की गई होती है हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की दिख रही है लेकिन आप इसको येलो मानेंगे, और यहाँ पर ये ब्लू, इस तरीके से हमारी वाइंडिंग की गई होती है जो कि 3 फेज होती है। ये हमारा मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट आप लिखेंगे। अब हम लोग समझते हैं रोटर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो रोटर आपको दिख रहा है ये स्क्वायरल केज रोटर है। देखिए जो हमारा रोटर होता है वह 2 तरीके का होता है, एक होता है स्लिप रिंग रोटर और एक होता है स्क्वायरल केज रोटर। जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है यह 90% इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पर वही जो रोटर है बनाया है। आप डायग्राम में दोनों देख सकते हैं, आप यहाँ पर बाईं तरफ जो है उसको देख सकते हैं स्लिप रिंग को, और दाएं तरफ आप देख सकते हैं स्क्वायरल केज को। इसका कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने सीख लिया, आइए अब समझते हैं कि कार्य किस तरीके से करती है। देखिए इसके वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 3 फेज सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एक सप्लाई को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेड वाली सप्लाई को समझते हैं, बाकी की जो हमारी वाई है और ब्लू है, यानी कि जो येलो है और ब्लू है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हम केवल जो हमारी रेड है उसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर 2 पोल्स देख रहे होंगे रेड वाले कलर के। तो ये हमारा एक पोल है और ये पोल है, इन दोनों पोल्स और इन दोनों पोल्स को आप कंसीडर ना करिए, इनको मानिए कि दोनों नहीं है। तो देखिए क्या होगा, एक तरीके से जो हमारी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपकी ये सिंगल फेज बन जाएगी। तो सिंगल फेज में क्या होता था उसी को पहले हम लोग समझते हैं। उसमें क्या होता था, जब हम सिंगल फेज देते थे तो यहाँ पर क्या होता था, नॉर्थ बनता था, इधर साउथ, फिर यहाँ पर नॉर्थ, फिर इधर साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, इस तरीके से होता रहता था। क्योंकि जो हमारी करंट है वो एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, तो हमारा अल्टरनेटिंग जो है करंट आती है, तो यहाँ पर जो पोल है वो चेंज होता रहता है। अब ये पोल जो है हमारा चेंज होता रहता है और ये चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको होने देते हैं। अब हम थोड़ा रोटर के बारे में समझते हैं। देखिए जो हमारा रोटर होता है वो स्क्वायरल केज होता है, और यहाँ पर जो प्लेट लगी होती है एक आगे की तरफ, एक इसके पीछे की तरफ, और बीच में जो होते हैं हमारे पास बार लगे होते हैं, कंडक्टर लगे होते हैं। तो एक तरीके से हम माने कि जो हमारा ये होता है रोटर, यह क्या होता है, कॉइल के जैसे होता है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ हमारा क्लोज होता है। तो जब ये दोनों तरफ क्लोज होता है और ये इसमें कंडक्टर है, और ये जो हमारी पोल्स हैं ये क्या कर रही हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट कर रही हैं, यानी कि बार बार फ्लक्स आ रहा है और जा रहा है। तो क्या करेगा, वो कंडक्टर को कट करेगा, और जब कंडक्टर को कट करेगा तो फैराडे ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब भी कोई फ्लक्स क्या करेगा, किसी कंडक्टर को कट करेगा, तो उसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ जो है इंड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है उसमें भी क्या होने लगेगा, ईएमएफ जो है इंड्यूस होने लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने लेंज लॉ देखा था कि जिसके वजह से वो हमारा इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो आएगा, उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बन गया, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा साउथ बन गया, ठीक है, हमारा यहाँ पर साउथ बन गया। तो उसी समय पे यहाँ पर रोटर में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ रोटर के क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ होगा तो यहाँ पर साउथ, यानी कि रोटर भी क्या करता रहेगा, उसी तरीके से उसका अपोज करता रहेगा, क्योंकि जो साउथ है वो साउथ को क्या करता है, अपोज करता है। ये हम लोग जानते हैं, ये चुंबक का क्या होता है, रूल होता है, नियम होता है। अब देखिए ये तो हमने समझा सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब जो हमारा रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा, तो रोटर जो है रोटेट नहीं करेगा, तो सिंगल फेज में हम लोग क्या करते थे, सिंगल फेज में हम लोग यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग लगाते थे, जो कि क्या करता था, इस रोटर को एक बार घुमाता था। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई कर दी है। अब हम लोग समझते हैं वाई को, यानी कि येल्लो को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन से आपको दिख रही होगी, लेकिन आप इसको येल्लो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जब येलो सप्लाई को देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ बन गया, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ बन गया। तो नॉर्थ बन गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा साउथ, यहाँ पर साउथ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ आ जाएगा,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लॉन्ज लॉ, ठीक है, आपको याद है। और यहाँ पर भी हमारा जो है साउथ बन जाएगा इस तरीके से। अब देखिए उसी तरीके से हमारा जो ब्लू है उसमें भी मान लीजिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ बन गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या बन गया, एन बन गया, नॉर्थ बन गया, तो यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ बन जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा साउथ बन गया, तो यहाँ पर भी हमारा जो है साउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे जो है पोल्स बन जाएंगे, मैग्नेट जो है वो बन जाएंगे। अब देखिए होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है साउथ और यहाँ पर क्या है नॉर्थ। तो यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये जो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये हमारा जो इसको खींचेगा और इधर से भी खींचेगा, तो हमारा जो रोटर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो इस तरीके से तो बंधा रहेगा, इधर का इधर ही खींचा रहेगा, इधर किधर ही खींचा रहेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ और करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा फेज डिफरेंस के बारे में। क्या सुना होगा, फेज डिफरेंस के बारे में। तो देखिए इन जो हमारे RYB होते हैं, यानी कि रेड येलो ब्लू होते हैं, इनमें हमारा 120 डिग्री का जो है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है। 120 डिग्री की फेज डिफरेंस रखने का क्या मतलब है, इसको आसानी से समझने के लिए आप एक दौड़ को समझिए। देखिए यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से समझना है फेज डिफरेंस के बारे में। मान लीजिए कि ये क्या है, दौड़ की कोई भी जगह बनी हुई है, रोड है, और यहाँ पर 3 बच्चों को दौड़ना है, ठीक है, 3 बच्चों को दौड़ना है। और यहाँ पर ये जो है, यहीं से जो हमारी दौड़ है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, यहीं से जो हमारी दौड़ स्टार्ट होगी। इधर का ये जगह है बच्चों को खड़े होने के लिए। तो मान लीजिए कि एक लड़का जो है यहाँ बैठता है, ठीक है, दौड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे ट्रैक मान लीजिए बना हुआ है, इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है दौड़ने के लिए। और एक लड़के को यहाँ बैठाया जाता है और एक लड़के को यहाँ बैठाया जाता है, इस तरीके से बैठाया जाता है। स्टार्टिंग यहाँ है लेकिन इसको यहाँ बैठाया जाता है। अब यहीं तीनों को बैठा करके फिर जो है हमारी सीटी बजाई जाती है बच्चों को दौड़ने के लिए। तो देखिए अब मान लीजिए कि जो तीनों बच्चे हैं वो सेम रफ्तार से दौड़ते हैं, ये फिक्स है। तो अब देखिए ये जो होगा ये हमेशा इससे थोड़ा सा आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा, जितना ये शुरू में था। देखिए जितना ये शुरू में था वो हमेशा उतना आगे रहेगा, और ये वाला भी उतना हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा इससे। और इससे तो ये इतना और इतना दोनों मिला करके ये इतना पीछे रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है करंट भी चलता है। 120 डिग्री का हमारा जो है फेज डिफरेंस होता है। तो जैसे ही इसमें देखिए नॉर्थ बन गया, तो तुरंत इसमें नॉर्थ नहीं रहेगा, इसमें जस्ट नॉर्थ बनने जाएगा, तब तक में थोड़ा साउथ रहेगा। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, फिर इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से जो हमारा खींचता रहेगा और ये जो है पकड़ता रहेगा और खींचता रहेगा, पकड़ता रहेगा। तो इस खींचे तानी में जो हमारा रोटर है वो घूमता रहता है। तो इसी तरीके से हमारी इसकी वर्किंग होती है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, इसका हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग को किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है आप उसी तरीके से वर्किंग को लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। देखिए जो इसका एप्लीकेशन है वो लेथ मशीन में है, टेक्सटाइल्स में है, लिफ्ट में है, क्रेन्स में है। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बाकी के दोस्तों को भी बताइए। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की बहुत अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।